हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 स्टार्ट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? फैमिली प्लानिंग मेनली एम टू। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता है इसका मेन एम होता क्या है? तो बहुत ईजी सा इसका आंसर है। इसमें मैं आंसर छुपाना भूल गया हूँ। चलो आंसर तो बहुत ईजी था, आपको पता ही है कि मेन एम क्या रहता है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो डी इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को ना अगर हमको पता ही नहीं है तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है याद रखना। फैमिली प्लानिंग को देख के आपको पता चल रहा है क्या इंक्रीज करेंगे पॉपुलेशन? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, रिड्यूस करेंगे फर्टिलिटी को? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके बाद इंप्रूव करेंगे हेल्थ को? ये तो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं लग रहा है इससे। तो देखो मोस्ट रेलेवेंट हमारा डी ऑप्शन लगता है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो क्या इतना ही क्वेश्चन, इतना ही हमें देखना? नहीं, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं एक एक क्वेश्चन में जो जो चीज़ आ रही है उस टॉपिक को ही पूरा पढ़ते हैं, पूरा उसको डाइसेक्ट करते हैं और उससे आने वाले कुछ फ्यूचर में जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम यही देखते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, तो चलो यहाँ पे हम उसको निपटाते हैं। तो सबसे पहले नोट करना स्टार्ट करेंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FP मीन्स फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्या आएगा फैमिली प्लानिंग में? तो याद रखना जो ये फैमिली प्लानिंग है ये है क्या? तो लिखो इसमें, तो इसमें लिखते हैं ये एक वॉलेंटरी एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय, कौन लेगा? इंडिविजुअल। ठीक है, या कौन? कपल्स। क्योंकि फैमिली प्लानिंग कौन करता है? कपल्स करते हैं। ठीक है, किस लिए करेंगे ये? तो इसी के साथ लिखेंगे टू डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करता है? टू डिटरमाइन। क्या क्या डिटरमाइन करेगा? तो लिखो नंबर, सबसे पहले नंबर, द नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैंने द नंबर, या स्पेसिंग, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में जो टाइम गैप है उसके बारे में, एंड टाइमिंग। ठीक है, एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन थ्रू यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग में हमको क्या क्या पूछ सकता है? फैमिली प्लानिंग सबसे पहले एक वॉलेंट्री इन्फॉर्म डिसीजन होता है जो कपल्स लेते हैं, और इसमें डिटरमाइन क्या है? हम नंबर को डिटरमाइन करते हैं, स्पेस को डिटरमाइन करते हैं, और टाइम गैप जो हम चिल्ड्रंस का लेंगे और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे वो भी फैमिली प्लानिंग में ही हम देखते हैं, समझते हैं। अब फैमिली प्लानिंग से क्या और कुछ क्वेश्चन बनते हैं? तो बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे फैमिली प्लानिंग से? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ये हेल्प करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ठीक है, ये हेल्प करेगा, लिखो हेल्प इन प्रिवेंटिंग, हेल्प इन, फैमिली प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है प्रिवेंटिंग किसको? अनवांटेड प्रेगनेंसी। शॉर्ट में लिख रहा हूं PREG। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। और ये रिड्यूस करेगा साथ में क्या? क्योंकि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उसको अबॉर्ट, देखो अबॉर्ट करना या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता मदर की। क्लियर? तो इफेक्ट पड़ता है, तो मतलब मोर्टेलिटी रेट में इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, ये PYQ आया हुआ है। ठीक है, ये PYQ एज इट इज आया हुआ है जो मैंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या, और इसमें क्या और क्या पॉइंट जोड़ेंगे? तो ये प्रमोट करेगा एडिक्वेट स्पेस को। ठीक है, एडिक्वेट स्पेस, दो बर्थ के बीच में कितनी स्पेस रहनी चाहिए तो उसको भी डिटरमाइन करेगा। तो लिखो प्रमोट एडुकेट स्पेसिंग बिटवीन बर्थ फॉर better maternal and child health. इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? अब ये किसमें कंट्रीब्यूट करता है? फैमिली प्लानिंग किसमें कंट्रीब्यूट करेगा? ये पॉपुलेशन को स्टेबल रखता है। ठीक है, और नेशन की डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इस पॉइंट को भी हम यहीं पे लिख लेंगे, कंट्रीब्यूट्स टू प्रमोट population stability
एंड नेशनल डेवलपमेंट, नेशन की डेवलपमेंट में भी। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब यहां तक तो समझ आ गया। अब आपको स्पेसिंग में बता रहा हूं बार बार, तो स्पेसिंग से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या बनता है सर स्पेसिंग से, कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो लिखेंगे हम साथ में आइडियल स्पेसिंग कितनी होती है, ठीक है। तो आइडियल स्पेसिंग पे क्वेश्चन आता है, तो लिखेंगे एक पॉइंट, साथ साथ लिखेंगे आइडियल स्पेसिंग, आइडियल स्पेसिंग बिटवीन टू consecutive प्रेगनेंसी। तो आंसर कितना आएगा, कितना हम आइडियल स्पेसिंग कितनी लेते हैं? तो याद रखना 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स। अब 3 इयर्स कभी कभी ऑप्शन में वो मंथ्स डाल देता है, तो कितने मंथ होते हैं 3 महीनों में, ये सॉरी 3 साल में, तो 36 मंथ्स। इज इट क्लियर? 36 लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, मंथ्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? ये क्वेश्चन बनता है। अब जो ये आइडियल स्पेसिंग है, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल स्पेसिंग जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? तो आइडियल स्पेसिंग पे कुछ और चीजें क्या और भी पूछता है, तो याद रखना ये आइडियल स्पेसिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? बेटर मैटरनल रिकवरी के लिए। तो इसमें पॉइंट है बेटर मैटरनल रिकवरी, क्योंकि एक बेबी जब बर्थ हो गया उसके बाद फीमेल बॉडी में, देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद जब डिलीवरी के बाद वो रिकवरी तो हो बॉडी की फीमेल में, तो 3 साल कम से कम टाइम लग जाता है उसको रिकवर होने में। तो जो आइडियल स्पेसिंग है एक बेबी और दूसरे बेबी में, वो 3 साल होना चाहिए, जो कि WHO रिकमेंड करता है। क्लियर? पहला आ गया बेटर मैटरनल रिकवरी, दूसरा आ गया रिड्यूस। इससे क्या होगा? रिड्यूस होगा क्या? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? और क्या होगा? और याद रखना जब हम 2 चाइल्ड के बीच में स्पेसिंग रखेंगे तो हम प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे अपने पहले चाइल्ड पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी न्यूट्रिशन पे। तो लिखेंगे इंप्रूव्ड चाइल्ड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। क्या होगा? इंप्रूव करेंगे चाइल्ड की ग्रोथ और न्यूट्रिशन को। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक समझ आ गया? अब एक चीज और, आइडियल स्पेसिंग हो गया, ये सारी चीजें हो गई। क्वेश्चन तो यही था, इसके कुछ ऑप्शन हैं क्या जिनको मैं और कुछ एक्सप्लेन करूं इसमें? फिर ये ठीक है, इंक्रीज नहीं, बस इतना ही इसमें काफ़ी है। इसमें अब हमने आइडियल स्पेसिंग के ऊपर जान लिया, कितना टाइम है, टाइम फ्रेम हमने जान लिया, और बेटर मैटरनिटी रिकवरी के लिए ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। क्या यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब आंख बंद करके इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, ओडोर बिल्कुल नहीं। ठीक है, जर्म्स होंगे तो ये क्या सेफ है? बिल्कुल नहीं। कलर उसका बताएगा क्या सेफ है? बिल्कुल नहीं। तो क्या बताएगा? कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, नो कंटेमिनेशन। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। सेफ वाटर कौन सा हो गया? सेफ वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब हो गया दूषित, जिसमें कोई माइक्रोब या पैथोजन ऐड हो जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इज इट क्लियर? तो दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेन करने की चीजें हैं नहीं, तो टाइम बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या पता कोई नया कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिल जाए और यहीं उसको हम निपटाएं। हाँ चलो, अब एक चीज आ गई, लेप्रोसी। ठीक है, बट मैं कुछ और पॉइंट बताऊं यहाँ पे यार। बिल्कुल ही स्लाइड खाली छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ पॉइंट्स और लिखवा देता हूं मैं आपको जो एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग में मेरे कुछ आ रहा है तो लिखवा देता हूं। एक चीज मैं आपको बताऊं, फैमिली प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ही काउंसलिंग होती है इसमें, ठीक है, जो फीमेल हॉस्पिटल में हेल्थ केयर फैसिलिटी में आती है, जब उसका बेबी हो जाता है तो उसको समझाया जाता है कि आइडियल स्पेसिंग होनी चाहिए। आइडियल स्पेसिंग के लिए, अब आइडियल स्पेसिंग कैसे समझाएं, तो हम उसको कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में समझाते हैं कपल्स को। उस कंट्रासेप्टिव मेथड में एक क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा आपको पूछेगा कि आइडियल टाइम बताओ जब हम IUCD को इंसर्ट करेंगे। IUCD मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था IUCD के बारे में, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ाया था। ये IUCD को क्यों प्रेफरेबल माना जाता है? कॉज एक बार इंसर्ट कर दिया उसके बाद सालों तक टेंशन फ्री हो जाते हैं हम। ठीक है, समझ आ गया? तो IUCD को हम इसलिए प्रेफर करते हैं। क्लियर? और डिलीवरी के बाद तो बेस्ट चीज है यार IUCD, क्योंकि डिलीवरी हो ही रही है, उसमें ऑलरेडी जो वेजाइना की डायलेशन हुई है, ठीक है, तो इजीली इंसर्शन पॉसिबल रहता है और वो कंफर्टेबल भी रहता है फीमेल के लिए। तो चलो जो क्वेश्चन बनता है वो लिखवाता हूँ यार, क्योंकि ये अभी दिमाग में आ रहा है तो इंपॉर्टेंट है। आइडियल टाइम, ठीक है, आइडियल टाइम फॉर IUCD। IUCD क्या है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। आइडियल टाइम फॉर IUCD इंसर्शन ऑफ
आफ्टर डिलीवरी इस तरह से पूछेगा, आफ्टर डिलीवरी कितना है, तो याद रखना विद इन कितने, विद इन 10 मिनट्स, बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर। बस शर्त इतनी है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, पीपीएच नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं होना चाहिए, या कोई सेप्सिस नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। फीमेल को कोई इन्फेक्शन हुई या पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ तो याद रखना आईयूसीडी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बिल्कुल हम नहीं करेंगे परफॉर्म, ठीक है, समझ आ गया। तो विद इन 10 मिनट्स, लेकिन क्या 10 मिनट्स, देखो यहां तक तो आप खुश हो गए थे कि 10 मिनट के अंदर, मतलब बेबी डिलीवर हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बेबी डिलीवरी के 10 मिनट के बाद ऑप्शन में डालेगा तो हमको ये 10 मिनट याद आएगा और हम टिक लगा देंगे, नहीं, अभी ये पॉइंट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो कहां पे ट्रिक फंसाता है एग्जामिनर, तो विद इन 10 मिनट्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा को पहले डिलीवर होना चाहिए, ठीक है, प्लेसेंटा एक्सपल्जन, प्लेसेंटा के बाहर निकलने के 10 मिनट के बाद, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में एक आंसर करेंगे जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, प्लेसेंटा की डिलीवरी के या प्लेसेंटा के एक्सपल्जन से लेकर 6 वीक्स तक इस टाइम गैप को हम कुछ कहते हैं, उसका जल्दी से कमेंट में आंसर करो मुझे, यहां से मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना अटेंटिव रह के इन लेक्चर्स को देख रहा है और कौन बेनिफिट उठा रहा है पूरी तरह से, ठीक है। देखो यूट्यूब में ये कंटेंट सब आपको फ्री में तो मिल रहा है, बट ये क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेलेवेंट नहीं है, मोस्ट रेलेवेंट है। बहुत सारे बैचेस में इस तरह से एमसीक्यू नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू का क्या है कि नंबर्स पे फोकस किया जाता है, ना ही कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है, ना ही रैशनल्स पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे और रैशनल पे पूरा स्ट्रेस लगाया जाता है, पूरी रिसर्च की जाती है और उसके बाद लेक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है। और हम एक लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। मतलब मैं सीधा अगर आपको बताऊं, अगर आप हिसाब लगाओगे, एक एमसीक्यू सीरीज का एक लेक्चर आप उठा के देखोगे, उसमें लगभग 50 से लेकर 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू बन सकते हैं और आए हुए हैं। तो लगभग 50 से 100 एमसीक्यू, हम 50 से 100 एमसीक्यू के जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन एलएमआर के लिए इंपॉर्टेंट है, या इसी को दूसरे पॉइंट में बोलूं तो 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो लगभग 100 से 50 क्वेश्चन में एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाता हूं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाते ही मैं लगभग 15 से 20 एमसीक्यू यहीं पे 15 से 20 कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। तो इसको फ्री में समझ के ऐसे नहीं समझना कि यार ऐसे बेकार सा कंटेंट है, वो तो पता चल रहा है कि आपके कमेंट्स देख के, बाकी चीजें देख के कि आपको काफी हेल्प मिल रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको हेल्प हो रहा है, आपकी जॉब लगेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या पूछता है, और एक चीज पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के रिलेटेड दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखाऊं। ये पूछता है कि इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। तो मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो लिखो मोस्ट इफेक्टिव, इसी तरह से लैंग्वेज बनाएगा, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव बट रिवर्सिबल, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कॉन्ट्रासेप्टिव को हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि यहां पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा है, तो याद रखना, नाम में पढ़ाया हुआ है आपको, CUT 380A, ठीक है, कॉपर टी हम यूज करते हैं, ये इसका मॉडल नंबर है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव कितनी देर के लिए इफेक्टिव रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कितने सालों के लिए, कितने साल के लिए, तो 10 ईयर्स के लिए ये इफेक्टिव रहता है, कॉन्ट्रासेप्टिव रखता है फीमेल को। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ आ गई आपको, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहीं पे समझा दूं कि जो एक तो ये हो गया ना, ये अब कोई रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं हमें आईयूसीडी यूज नहीं करनी, तो हम उसको और क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बता सकते हैं। तो और मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, ओसीपी के ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओसीपी क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसीपी देंगे। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की होती है ओसीपी, एक होती है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैंने बताई थी जो कि प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पढ़ाई थी मैंने, POCP, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या PCP इसको पढ़ते हैं हम, समझ आ गया। मैंने इन दोनों के एक्शन भी बताए थे कि COCP और POCP या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैसे काम करता है, एक्शन ऑफ वर्क क्या है, म्यूकस को थिक करता है, एंडोमेट्रियम को थिन करता है, सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, इन डिटेल विद डेप्थ विद रेशनल्स में पढ़ा चुका हूं। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यार, ठीक है, समझ आ गया। अब मुझे ओसीपी नहीं लेना, टैबलेट नहीं खानी, फीमेल रिफ्यूज कर रही है।
आपको एक चीज मैं बताऊं, गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग समझते ही नहीं है कि मतलब पॉपुलेशन को रोकना है। मिथ्स और परसेप्शन है कि नहीं नहीं पॉपुलेशन रोकना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो चलो मतलब अलग अलग मिथ्स हैं लोगों के, अलग अलग उनके रैशनल्स आते हैं सामने कि नहीं नहीं चलो हो गए तो हो गए। कुछ अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हरियाणा में एक केस हुआ है, लगभग 10 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, तो एक बेटे के लिए उसने 10 बेटियां पैदा कर दी। तो यहाँ पे जब एक बंदा पैदा हो रहा है ना, एक इंडिविजुअल पैदा हो रहा है ना, तो नेचर में पता नहीं कितनी लाइबिलिटी है उसके ऊपर, न जाने कितनी स्पीशीज के लिए वो एंडेंजर्ड है। क्योंकि इस अर्थ पे सिवाय इंसान के दूसरी स्पीशी को कोई खतरा नहीं है किसी से, बट इंसान से सबको खतरा है। ठीक है, तो जिस तरह से अभी एनवायरनमेंट चल रहा है, देख रहे हो आप एनवायरनमेंट में कितनी भसड़ मची हुई है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताऊं, गवर्नमेंट के पास कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लाई करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर बात कर रही है तो वो उसको बताएगी इजीली, कंफर्टेबली, है ना, कंफर्टेबली कौन सा हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर पाए, मार्केट में कौन सा इजीली अवेलेबल हो, और जिसमें अब देखो लोग कहेंगे कि, या कुछ लोग जो कपल्स है उन्होंने कहा कि नहीं हम मेडिकल फैसिलिटी का यूज ही नहीं करना चाहते, उनके लिए क्या बना दिया, उनके लिए कॉन्डम्स बना लिए। ठीक है, तो डायरेक्टली शॉप पे जाओ, अवेलेबल है। जब वो क्या है, वो बैरियर मेथड्स बना दिए। अब कुछ कह रहे हैं कि हम उसे भी यूज नहीं करेंगे, हम ओरल कंट्रासेप्टिव रोज दवाई भी नहीं खाएंगे। अब फिर उसको कह रहे हैं कि चलो यार जब तुम डिलीवरी कर लोगे हम तुमको एक बार कॉपर टीम सेट कर देंगे 10 साल के लिए, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, बस इसको एक ऑब्जर्वेशन के लिए चेक करवाना पड़ता है। इसके लिए भी रिफ्यूज कर रहे हैं, हम कोई चीज इंसर्ट करके क्यों रखें। तो उनको कहा कि चलो सिंपली एक इंजेक्शन कर देंगे हम, अगर आपको 3 महीने में अगर हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, उसके बाद आप 3 महीने के लिए सिक्योर हो, तो क्या इसके लिए तुम मानते हो? तो अगर वो मान गए तो वो 3 महीने वाला इंजेक्शन, ये भी आता है हमको एग्जाम में। तो वो 3 मंथ्स वाली पॉलिसी कौन सी थी? तो याद रखना वो है हार्मोनल, मैंने सहेली के ऊपर भी पढ़ा लिया है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इंडिया में बनाई गई है सहेली, उसके ऊपर मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में अभी आपको जो ये पढ़ा रहा हूं हार्मोनल यूज्ड वाली, हार्मोनल यूज्ड इन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? तो डेम्पा, DMPA। अब इसकी फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं पता चल रही है, मैं पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, अब यहां फिर से रिपीट करूंगा तो यार बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा। तो कितनी देर के लिए ये हमको बचाती है? तो 3 महीने के लिए। इसका इंडिया में कॉमन नेम क्या है? तो अंतरा। ठीक है, इसका इंडिया में कॉमन नेम क्या है? तो अंतरा के नाम से पॉपुलर है। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे सारा, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। अब जो बच्चा रेगुलरली देख रहा है तो वो उसको बोर थोड़ी ना करना है, न्यू कंटेंट डिलीवर करना है। चलो अब एक चीज मैं आपको बताऊं, फर्टिलिटी एक चीज आती है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जब हम यूज करते हैं तो क्या हम उसकी फर्टिलिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं? 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। एक वो है बैरियर मेथड, जिसमें हम फर्टिलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। दूसरा केमिकल मेथड आता है। एक सर्जिकल मेथड आता है, जिसमें हम सर्जरीज परफॉर्म कर लेंगे और फर्टिलिटी को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्टिलिटी जो बार बार आता है ना, ये फर्टिलिटी होता क्या है? इस पे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा। बहुत बेसिक है बट कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फर्टिलिटी क्या होता है याद रखना, फर्टिलिटी एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है? एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है। फर्टिलिटी एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल और, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल और कपल टू कंसीव एंड प्रोड्यूस, वो कंसीव कर सके और प्रोड्यूस कर सके किसको? चिल्ड्रन को। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी। और ये फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो याद रखना क्वेश्चन आता है फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है, क्या इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं? डिपेंड्स ऑन, फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो फर्टिलिटी डिपेंड करती है एज पे, क्योंकि प्यूबरिटी, आफ्टर प्यूबरिटी है ना, आफ्टर प्यूबरिटी एज पे डिपेंड करेगी, हेल्थ पे डिपेंड करेगी, है। ठीक है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आप बोलोगे फर्टाइल तो कैसे रहेगा भाई, फर्टिलिटी खत्म हो गई है ना। तो एज तो है, दूसरा फैक्टर है हेल्थ। अब आपको पता है हेल्थ हैजर्ड्स, जिन फीमेल्स को थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनको आर्थराइटिस है, तो डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं अभी आप कंसीव नहीं करना। तो मतलब हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए, तो फर्टिलिटी डिपेंड करेगी हेल्थ पे। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा? न्यूट्रिशन पे। अगर फीमेल मॉल नरिश्ड होगी तो वो क्या बेबी कंसीव करेगी? ठीक है, कंसीव कर भी लेगी तो कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगी, फिर MMR और IMR का खतरा रहेगा, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी का खतरा रहेगा। ठीक है,
अब जैसे मैं पढ़ाते टाइम देखो कहाँ कहाँ घुस जाता हूँ, मल्टी डायमेंशनल दिमाग को घुमाता हूँ, सेम उसी अप्रोच के साथ आपको भी पढ़ना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे आपके सामने सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन और जवाब आपके सामने होता है। मेन कैच ही ये है आपके एंट्रेंसेस का कि आंसर आपके सामने होता है। तो वो आंसर आपको कैसे पहचाना जाएगा? जब आपने इस तरह से पढ़ा होगा ना, मल्टी डायमेंशनली दिमाग को घुमाया होगा, तो आप एकदम से आंसर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, एक है एज, एक है हेल्थ और एक है न्यूट्रिशन। और भी है क्या क्या? बिल्कुल है, रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके ऑर्गन्स काम अच्छे से करने चाहिए। ठीक है, तो लिखे रिप्रोडक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन हमसे पूछता है, सर फर्टिलिटी तो हमको पता चल गया है, बट आप अगर हमें बताएं कि फीमेल हाईली फर्टाइल कब होती है, ठीक है, हाईएस्ट फर्टिलिटी फीमेल की कब होती है, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे स्टार मार्क करके, फीमेल। ठीक है, फीमेल फर्टिलिटी। अब जो देख रहा है ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, तो जो पहले से लेक्चर देख रहा होगा उसको पता है कि फीमेल का साइन होता है ये। ठीक है, फर्टिलिटी फीमेल फर्टिलिटी हाईएस्ट बिटवीन, याद रखना, 20 to 30 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। ठीक है, 20 से 30 साल में हाईएस्ट फीमेल क्या होती है? फर्टाइल होती है। ठीक है, समझ आ गया? और ये फर्टिलिटी जो है किससे इन्फ्लुएंस होगी? ये फर्टिलिटी किससे इन्फ्लुएंस होगी? ये फर्टिलिटी इन्फ्लुएंस किससे होती? तो लिखो फर्टिलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस होगी? तो इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोनल बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, सारा खेल ही हार्मोन्स का है। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस एंड ओवुलेशन तो होनी चाहिए, एंड रेगुलर ओव्यूलेशन। देखो कितनी चीजें हमने, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहीं पे डिस्कस कर दिए, कॉज ये जो क्वेश्चन था आपके सामने इसमें डिस्कस करने वाला कुछ था नहीं, बट यहाँ स्लाइड खाली कैसे रखनी थी तो मैंने यहाँ पे बता दी और चीजें। और एक चीज बताऊं, दो चीजों में हमको कंफ्यूजन रहता है। एक वर्ड आता है फर्टिलिटी, ठीक है, चलो ये दो वर्ड हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। एक तो फर्टिलिटी जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, एक तो फर्टिलिटी, और दूसरा वर्ड क्या आता है? फ्यूसिडिटी। ठीक है, फ्यूसिडिटी या फ्यूसिडिटी। अब ये दोनों क्या सेम है? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। फर्टिलिटी का मतलब हो गया एक्चुअल रिप्रोडक्शन, यहां पे रिप्रोड्यूस करने की बात हो रही है। ठीक है, एक्चुअल रिप्रोडक्शन। बट फ्यूसिडिटी क्या हो गया? ये बेसिकली कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि दो क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन तो दो हुए हैं, बट कॉन्सेप्ट अगर बताऊं तो ना जाने कितने हो गए हैं। अब बात करते हैं हम लेप्रोसी पे। ये लेप्रोसी में पढ़ा चुका हूं आपको पीछे भी, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेप्रोसी पे और आएंगे मैं बता दूं, क्योंकि लेप्रोसी अभी आने वाले ट्रेंड में चल रहा है, काफी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जेकेएसएसबी भी इसे पूछेगा। लेप्रोसी होता क्या है? तो याद रखना, ये एक डिजीज है जो किसके रिलेटेड है? स्किन के रिलेटेड है। सबसे पहले कॉज कौन करता है? तो याद रखना, ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है, बैक्टीरिया की वजह से कॉजेटिव एजेंट इसका बैक्टीरिया होता है। तो चलो आंसर आपके सामने साझा कर देते हैं। तो क्या लिखा है? कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है क्या? माइको नाम में ही बैक्टीरियम, तो मतलब ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, वायरल नहीं, पैरासिटिक नहीं और फंगल नहीं। ठीक है, समझ आ गया? अब लेप्रोसी में स्किन के रिलेटेड कैसा होता है, एक बार मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आप देख सको। ये देखो, ये इस तरह से होता है। ठीक है, देखो स्किन में क्या हो रहा है, इसकी स्कार्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से लेप्रोसी, स्किन में अलग सी स्कार्स बन जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये स्किन की या पेरिफेरल नर्व इसमें डिफेक्ट हो जाता है, पेरिफेरल नर्व में। लिखते हैं कुछ पॉइंट यार लेप्रोसी के, चलो पॉइंट्स लिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो लेप्रोसी को डिकोड करते हैं। ठीक है, लेप्रोसी। चलो लेप्रोसी के ऊपर हम क्या समझेंगे? सबसे पहले ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, तो लिखो क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज काज्ड बाय, कौन कॉज करता है? तो लिखेंगे माइको। अब आप बोलोगे सर ये तो लिखा हुआ था, बट लिखो, याद करना है आपको। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। मैं लिखने में नहीं शर्मा रहा, डायरेक्टली पीपीटीज लाके पढ़ा सकता हूं, बट वो पीपीटीज क्यों बनानी? क्योंकि लिख के क्या हो रहा है कि याद हो रहा है, रिवाइज हो रहा है आपका। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं और पेन ले रहा हूं, ताकि आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपको दोबारा से इन नोट्स को बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े। बस एक दो बार पढ़ो और सारा दिमाग में फंडे क्लियर हो जाए, और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसको कॉज करता है। किसको अफेक्ट करेगा? तो याद रखना, ये अफेक्ट करेगा, अफेक्ट मेनली स्किन को
स्किन को और पेरिफेरल नर्व को, जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स है उनको इफेक्ट करेगा। और किसे इफेक्ट करेगा? तो म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब और लेप्रोसी पे क्वेश्चन बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। जो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछता है एग्जामिनर हमसे, तो लिखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो याद रखना प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्ट। अगर हम बहुत देर तक लेप्रोसी पेशेंट के साथ में रहेंगे, उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे और उसके ड्रॉपलेट के थ्रू हमको ये फैल सकता है, तो लिखो prolonged closed contact via nasal ड्रॉपलेट्स। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? और किससे क्वेश्चन पूछेगा? तो लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड पूछता है, ठीक है, तो लिखो इंक्यूबेशन पीरियड। तो बहुत बड़ा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, लंबा टाइम इसका होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड पे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना लॉन्ग होता है। कितना होता है? तो एवरेज 5 से लेकर 7 साल। अरे वाह, इतना लंबा इसका क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इंक्यूबेशन पीरियड याद रखने के सिंपली याद रखो कि एक ह्यूमन है, इस पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, पैथोजन ने अटैक किया, और आगे चल के कुछ देर के बाद इस इंडिविजुअल ने अपने पहला साइन एंड सिम्टम दिखाया। ये जो टाइम गैप था इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको इंक्यूबेशन पीरियड में कोई दिक्कत है तो लेक्चर जब आप पीछे सीरीज में देखोगे तो मैंने ये भी एक्सप्लेन पूरी अच्छे से किया है, विद डेफिनेशंस लिखाया भी है। क्लियर? और कुछ पूछता है सर? हाँ बिल्कुल, कार्डिनल साइंस के ऊपर, लेप्रोसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलो निपटाओ कार्डिनल साइंस को। तो कार्डिनल साइंस क्या है लेप्रोसी के? तो सबसे पहले लिखेंगे, याद रखना हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन किसकी होती है? स्किन की, ठीक है। स्किन के ऊपर क्या पड़ते हैं? पैचेस, स्किन पैच विद लॉस ऑफ किसकी? सेंसिटिविटी नहीं रहती है, सेंसेशन नहीं रहती है, तो सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, और साथ में थिकेंड हो जाएंगे। क्या? थिकेंड पेरिफेरल नर्व, थिकेंड हो जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर हो गया? अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट क्या है? टीटी शॉर्ट में लिख रहा हूं। ट्रीटमेंट क्या है लेप्रोसी का? तो याद रखना इसमें हम एमडीटी देते हैं, ठीक है, इसमें हम एमडीटी देते हैं, एमडीटी शॉर्ट में लिख रहा हूं। पूरा नाम इसका क्या है? तो लिख लो मल्टी ड्रग थेरेपी। एक ड्रग नहीं, यहां पे हम मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं। और याद रखना ये मल्टी ड्रग थेरेपी जो है ये फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, प्रोवाइडेड फ्री। किसके थ्रू? अंडर NLEP, नाम से पता चल रहा होगा। NLEP क्या है? तो इसकी हम फुल फॉर्म भी लिख लेंगे। NLEP क्या है? तो लिखो फुल फॉर्म, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। देखो अब यहीं पे हमने एक प्रोग्राम भी निपटा दिया। और अगर आपको इसका यही जानना है तो लॉन्च डेट क्या है? बट यहाँ से लॉन्च ईयर नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्च हुआ था 1983 में लॉन्च हुआ था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेट्स वेट्स अब नहीं पूछ रहा है, बट JKSSB का कोई पता नहीं कब इनका दिमाग खराब हो जाए और कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो क्या यहाँ पे क्लियर है लेप्रोसी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया? तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इतना ईजी नहीं आता। इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें Z-ट्रैक मेथड बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, Z-ट्रैक मेथड बहुत आता है, तो Z-ट्रैक मेथड भी अभी मैं समझा दूंगा इसमें, ठीक है। मुझे याद आ गया इंजेक्शन, तो Z-ट्रैक मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, वो भी मैं समझा दूंगा। बाकी इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या आने वाले हैं वो भी अभी हम निपटा देंगे साथ के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इंजेक्शन सेफ्टी इंक्लूड, इंजेक्शन सेफ्टी में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। रीयूजिंग नीडल, क्या हमको नीडल रीयूज करनी चाहिए? तो बिल्कुल बेवकूफों वाली चीज है, नहीं करनी है भाई, इन्फेक्शन को थोड़ी फैलाना है हमने, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। ब्रेकिंग नीडल को तोड़ते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते हम, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल, क्या डिस्पोजल करना है? हाँ, ये क्वेश्चन ये ठीक लग रहा है हमें ऑप्शन।
वॉशिंग ऑनली, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ वॉशिंग नहीं करते, ऑटोक्लेव वगैरह हम यूज करते हैं, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। चलो आंसर मैं आपके सामने साझा कर देता हूँ। सेफ डिस्पोजल जो है, सेफ डिस्पोजल प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। बट सर क्या सिर्फ इतना ही? नहीं, इसमें इंजेक्शन सेफ्टी में और भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इंजेक्शन कितने तरह के लगते हैं। IM लगता है, IV लगता है ना, सबक्यूटेनियस लगता है। उसके बाद इसके एंगल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि IM का कितना एंगल होता है, वो सब एक डायग्राम में या एक ही तस्वीर में आपको बता दूंगा मैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बता देता हूं, यहीं समझा देता हूं, यहीं निपटा देते हैं इसको पूरे को। देखो समझो, सबसे पहले आपको समझनी है लेयर्स। सबसे पहले लेयर्स की बात करें, सबसे ऊपर तो स्किन आ गई, उसके बाद एपिडर्मिस आती है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद आप देखोगे ये डर्मिस लेयर आ गई, ठीक है। डर्मिस के बाद ये सबक्यूटेनियस, ठीक है, फैट वाली सबक्यूटेनियस लेयर है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है। सबसे लास्ट पे मसल होता है, सबसे अंदर मसल होता है। तो जब हमें मसल में इंजेक्शन लगाना है तो हमें सीधा, ठीक है, 90 डिग्री पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो इंट्रामस्कुलर, स्किन से कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्लियर। उसके बाद सबक्यूटेनियस अगर हमें लगाना है तो 45 डिग्री एंगल, देखो स्किन से यहाँ पे 45 डिग्री एंगल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सबक्यूटेनियस वाले लग रहा है। उसके बाद जब हम इंट्रावेनस लगाते हैं तो 25 डिग्री। अब ये देखो एपिडर्मिस के अंदर ये यहाँ पे वेन है, इस वेन में इंजेक्शन लगाना था तो हमको 25 डिग्री एंगल रखना है और वेन में हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इंट्राडर्मिस, इंट्राडर्मिस में कितना रखते हैं हम, 10 से 15 डिग्री एंगल रखते हैं। ये देखो डर्म के अंदर, ठीक है, इसी डर्मिस के ही अंदर लगा रहे हैं, समझ आ गया। तो एंगल ऑफ इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रामस्कुलर का कितना है, 90 डिग्री, लिख लेता हूं इसको, कितना है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस में कितना लिखा तो 45 डिग्री, ठीक है। इंट्रावेनस में अगर हम बात करें तो 25 डिग्री। और उसके बाद अगर हम इंट्राडर्मिस की बात करें तो बहुत ही छोटा एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, 10 से लेकर 15 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्या समझ आ गया एंगल और कितनी तरह के होते हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, बट क्वेश्चन देखो क्या था, इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर। यहीं पे हमने एंगल वंगल सारे समझ लिए। अब इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर और क्या कोई क्वेश्चन बनता है सर? तो बिल्कुल बनता है यार, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? तो देखो इंजेक्शन सेफ्टी, इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? तो सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे, रीकैप बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आपने इंजेक्शन किया उसके बाद देखो, जब हम घरों में इंजेक्शन लगाते हैं ना तो हमने देखा होगा हम इंजेक्शन करने के बाद उसको कैप लगाते हैं, तो कैप गलती से भी नहीं लगानी है। यही ट्रैप है, यही ट्रैप है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, नेवर रीकैप, ढक्कन वापस से बंद कर देते हैं ना, वो नहीं करना होता, ठीक है। नेवर रीकैप नीडल, नेवर रीकैप नीडल्स आफ्टर यूज, ठीक है। नेवर रीकैप यूजल नीडल आफ्टर यूज, ठीक है। क्या करना है इसको? तो नहीं, अगर रीकैप नहीं करेंगे तो क्या करना है, इमीडिएटली डिस्पोज कर लो भाई, ठीक है। रीकैप नहीं करना है तो क्या करेंगे, इमीडिएटली डिस्पोज कर देंगे, इमीडिएटली डिस्पोज। क्यों रीकैप क्यों नहीं करना है यार? रीकैप में तुम्हें पता है, रीकैप करते करते कहीं वो स्लिप हो गया या खुद ही को पंक्चर कर दोगे तो मेन क्या है, यहाँ पे पंक्चर का रिस्क रहता है, पंक्चर का रिस्क रहेगा। उसको जो इन्फेक्शन होगी तुम्हें भी मिल जाएगी थोक के भाव में, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या करेगा बेसिकली, नेवर रीकैप नीडल आफ्टर यूज। क्यों? तो इसका रैशनल अगर हमें लिखना हो तो रैशनल में हम क्या लिखेंगे, प्रिवेंट्स नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक से जो इंजरी होगी वो उससे हमको प्रिवेंट करेगा अगर हम नीडल को रिकैप नहीं करेंगे। तो एक पॉइंट यहां से बनता था, यहां से क्वेश्चन आता है। और एक पॉइंट एक अभी रिसेंटली आया था एक एग्जाम में, वो आया था ऑटो डिसेबल में, ठीक है। ऑटो डिसेबल, ये ऑटो डिसेबल क्या होता है? तो ऑटो डिसेबल सिरिंज कौन सी होती है? तो लिखो, यूज ऑटो डिसेबल सिरिंज। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, इसको हम एडीएस बोलते हैं शॉर्ट में। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस कौन सी सिरिंजेस हो गई? ये बेसिकली हम यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, फॉर इम्यूनाइजेशन। आपने देखा होगा कोविड के टीके जब आपको लगे हैं तो उस टाइम पे वो क्या एक ही सिरिंज पकड़ के दूसरे को भी वही दे रहे थे? नहीं, सिरिंज यूज कर रहे थे, फेंक रहे थे, यूज कर रहे थे, डिस्कार्ड कर रहे थे, यूज कर रहे थे, डिस्कार्ड कर रहे थे। वो एक ही बार यूज होती है बेसिकली। जो ये एडीएस होती है, ऑटो डिसेबल सिरिंज होती है, इसमें अगर पॉइंट एक लिखना हो तो ये क्या होता है बेसिकली, सिंगल यूज होता है। जैसे आप इसको यूज करोगे, ये डिजाइन ही उस तरह से होती है कि ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगी या तो ये टूट जाएगी, ठीक है। ब्रेक आफ्टर 1 इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन करोगे अंदर घुसेगी, बस फिर वापस आपको नहीं खींच सकते, ठीक है। इसमें और लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट, दूसरी चीज याद रखना, क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टेप पूछा जाता है इंजेक्शन प्रैक्टिस का, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का पहला स्टेप क्या है? तो लिखो, फर्स्ट
स्टेप ऑफ सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। तो क्या है, याद रखना बहुत इजी है, हैंड हाइजीन, हाथ धोने, ठीक है, हैंड हाइजीन करना आपने, ठीक है, समझ आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना इस पॉइंट को, जैसे ही आपने कोई सिरिंज यूज की, कोई नीडल यूज की, अगर आप एक ही पेशेंट पे कर रहे हो, ये कंडीशन करके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाता है कि एक ही पेशेंट है, जैसे आपने हॉस्पिटल में ड्यूटी दी होगी, कहीं पे मैंने देखा है कुछ हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खासकर, एक ही सिरिंज पकड़ी हुई है, अगर उसी पेशेंट को दूसरी मेडिकेशन लगा रहे हैं तो उसी में जो हमारे सीनियर्स या वहां पे वो बोलते हैं कि हाँ उसी में यूज करो, लेकिन नहीं करना है, WHO की गाइडलाइन है। तो लिखो, क्या लिखोगे, डोंट रीयूज सिरिंज या नीडल, डोंट रीयूज सिरिंज और नीडल even for the same patient। सेम पेशेंट के लिए आपको वो सिरिंज जो है या नीडल जो है वो बाद में दोबारा से यूज नहीं करनी है। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब एक चीज आपने देखा होगा, जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में वॉइल बनी होती है, ठीक है, जो जिसमें दवाई होगी, इस तरह का एक ढक्कन सा होता है, ठीक है, इसमें दवाई है, यहाँ पे जो रबर टाइप का मटेरियल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पंक्चर करके सिरिंज को इंसर्ट करते हैं ना, नीडल को, और दवा को एस्पायरेट बाहर खींचते हैं। इसमें डायरेक्टली हम करते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता। WHO क्या कहता है, WHO की गाइडलाइन क्या कहती है, तो लिखो WHO की गाइडलाइन क्या कहती है यहाँ पे, तो पॉइंट बना के लिखेंगे हम, वाइल सेप्टम, जो वाइल की सेप्टम है, ऊपर से जो वो रबर की जो दीवार है, शुड बी क्लीन विद 70% अल्कोहल। इतना ज्यादा हमको सैनिटेशन की जरूरत है, इतना ज्यादा स्टाइल रखना है, ठीक है। बट अब इतना तो कोई हॉस्पिटल्स में करता नहीं, बट सवाल जब आएगा तो जवाब आपको प्रॉपर देना है, बिफोर पंक्चर। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। और कोई पॉइंट है क्या सर, और है कुछ इसमें, तो याद रखना, नीडल स्टिक इंजरी की जो मैनेजमेंट है, अगर बाय द वे गलती से हमें इंजेक्शन किया हमने, उसके बाद हमको नीडल स्टिक होगी, प्रिक हो गया तो हम अब क्या करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है आपको मैनेजमेंट पे, तो लिखो नीडल स्टिक इंजरी मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्या मैनेजमेंट है इसका, तो हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है, वॉश विद सोप एंड वाटर, कोई स्क्वीज नहीं करना, नो स्क्वीज। मैक्सिमम टाइम देखा है मैंने वहां पे हॉस्पिटल्स में, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं स्क्वीज करने बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल स्क्वीज नहीं करना है इसको, ठीक है, समझ आ गया। अब मेन चीज क्यों ये करते हैं इन्फेक्शन प्रोटेक्शन, तो लास्ट पे लिखो सेफ इंजेक्शन प्रोटेक्शन या सेफ इंजेक्शन प्रोटेक्ट्स। क्या प्रोटेक्ट करता है ये, पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है, और किसको प्रोटेक्ट करता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, HCP हेल्थ केयर वर्कर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसको प्रोटेक्ट करता है, साथ में एनवायरनमेंट, अगर उसको कोई इन्फेक्शन थी पेशेंट को, वो कहीं स्प्रेड ना हो जाए, उसको भी प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, जेड ट्रैक मेथड, क्या बताया था, जेड ट्रैक मेथड। क्या होता है ये जेड ट्रैक मेथड, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो पहले डायग्राम से समझेंगे जेड ट्रैक मेथड है क्या। देखो ये है आपका जेड ट्रैक मेथड। जेड ट्रैक मेथड कुछ नहीं है यार, सिंपल सी चीज है। हम क्या करते हैं, आईएम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, स्किन को, ये देखो स्किन है ना, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ खींचेंगे, ताकि जो लेयरिंग है ना स्किन की, ठीक है, लेयरिंग है डर्मिस एपिडर्मिस, वो ऊपर नीचे हो जाए, वहां पे जेड ट्रैक बन जाए, ठीक है। देखो ये जैसे जेड ट्रैक बन गया, तो जो मेडिसिन आएगी ना, जैसे हमने यहाँ पे पहले इसको इधर खींचा, नीडल को यहाँ किया, अब यहाँ पे जब दवाई कलेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन कलेक्ट हो जाएगी, छोड़ेंगे तो ये वापस से मेडिसिन बेसिकली अंदर रहेगी, मेडिसिन को ट्रैप करने के लिए होता है ये जेड ट्रैक मेथड। उतना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो चलो कुछ पॉइंट्स अगर लिखने हो तो लिख लेते हैं जेड ट्रैक मेथड में। तो जेड ट्रैक मेथड डायग्राम से मैंने आपको दिखा दिया था। अब थोड़ा सा क्या इसमें आता है जेड ट्रैक मेथड में, याद रखना, हम स्किन को क्या करेंगे, स्किन इज पुल्ड 2 to 3 सेंटीमीटर लेटरली, ठीक है, लेटरली 2 से 3 सेंटीमीटर को खींचते हैं। कब, बिफोर, किससे पहले, नीडल को इंसर्ट करने से, बिफोर नीडल इंसर्शन,
नीडल को इंसर्ट करने से पहले। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद आफ्टर इंजेक्शन स्किन इज रिलीज्ड। इंजेक्शन करने के बाद स्किन को हम रिलीज कर देंगे और इससे क्या होगा, सीलिंग हो जाएगी, सीलिंग द ड्रग, जो ड्रग हमने अंदर डाली है, सीलिंग द ड्रग इन मसल में ड्रग सील हो जाएगी। ठीक है, ज़ेड-ट्रेक मेथड को इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब याद रखना, जब भी हम आईएम करते हैं, देखा मैंने कुछ को आईएम करने के बाद ना वो रब करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मसल को रब करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ग्लूट पे अगर इंजेक्शन लगा लिया तो उसको रब करेंगे, गलती से भी रब नहीं करना है, WHO की गाइडलाइन है, रब वगैरह कुछ नहीं करना होता। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के चांसेस बनते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो याद रखना, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्शन। तो बहुत बड़ा मिथ है कि मसाज करेंगे या ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पेन कम होगा, गिल्टी नहीं बनेगी। तो ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा चीज़, ज़ेड-ट्रेक मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं, ये क्यों यूज़फुल है, कॉज ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करता है। और किसको रिड्यूस करता है, टिश्यू के इरिटेशन को रिड्यूस करता है, टिश्यू के इरिटेशन को रिड्यूस करता है। और क्या करता है साथ में, ये स्किन को आपकी क्या बनाता है, डिस्कलरेशन से बचाता है। वहाँ पे स्किन का जो कलर चेंज हो जाता है इंजेक्शन साइट पे, उससे भी ये बचाता है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, ज़ेड-ट्रेक मेथड देख लिया, इंजेक्शन सेफ्टी देख ली, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने इसमें देख लिए। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। तो देखो यार, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे MCQ हम रोज़ अपलोड करते हैं, और रेलेवेंट MCQ, ऐसे बेकार से नहीं, रेलेवेंट MCQ जो डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। और जो अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, उस टेस्ट सीरीज के भी जो टेस्ट होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको, इसी व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। और साथ में इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो कर लो, और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए इंस्टा से हमें मैसेज कीजिए, DM कीजिए कि हम ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं। अब जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, या जिसको नहीं पता चल रहा कि कैसे चैनल ज्वाइन करना है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। आपने सिंपली इसी यूट्यूब में इस तरह से, आप जब हमारा चैनल ओपन करेंगे तो इस तरह से लिखा आएगा, पैरामेडिक्स नर्सिंग वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे नॉर्सेट की, RRB की, SIC, PGMR, DSSP, CHO की और स्टेट के नर्सिंग एग्जाम की सबकी तैयारी करवाई जाती है। हमारा स्लोगन है, सीखो समझो और स्वास्थ्य क्षेत्र में चमको। ठीक है, अब ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें व्हाट्सएप के, या इंस्टा को डायरेक्टली कैसे फॉलो करें, नहीं पता चल रहा। तो जब आप इस चैनल में जाएंगे तो ऐसा जब इंटरफेस आपके सामने आएगा ना, तो यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे ये हेलो फ्यूचर हेल्थ केयर हीरो लिखा है ना, इसके मोर पे आपने क्लिक करना है। इस मोर को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है पैरामेडिक्स नर्सिंग बोर्ड, ये हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन के बाद ही लिंक्स में देखोगे, सबसे पहला लिंक इंस्टाग्राम का है। जैसे ही इस लिंक पे दबाओगे इंस्टाग्राम चैनल ओपन होगा, फॉलो कर दीजिए। और व्हाट्सएप का अगर आपको चैनल चाहिए, व्हाट्सएप का लिंक, उस ग्रुप ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप के इसको लिंक को क्लिक करोगे, व्हाट्सएप चैनल ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखो, ये जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जा रही है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो भी मैं नोट करवा रहा हूँ, जैसे ही आपका SSB का एग्जाम कंप्लीट होगा ना, आप खुद देखोगे, जो बच्चा पढ़ के जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली ये लाइनें उठ के आने वाली हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। तो इसलिए इनको बिल्कुल कामली, पेशेंटली और एक बार पूरा विश्वास करके देखो, हर चीज़ को देखो, जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और MCQ प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करो। आगे आने वाले टाइम में मैं टेस्ट भी लाने की कोशिश करूँगा। टाइम कम है, इसलिए अल्टरनेट डेज में वीडियोज़ आ रही है, 2-2 दिन छोड़ के वीडियोज़ आ रही है। बट कुछ देर के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि रोज़ की वीडियो, रोज़ नहीं तो चलो कम से कम एक दिन छोड़ के वीडियो है। कॉज आपको भी पता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि वीडियो बनाना बस कंटेंट बनाने वाली बात है। क्वालिटी कंटेंट अगर डिलीवर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वही हमारी टीम को मोटिवेटेड रख रहे हैं काम करने के लिए। तो ज़रूर जो भी आपका डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट को हम पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, और हर एक कमेंट पे मैं खुद से पढ़ के उसका आंसर देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो कमेंट है, आपकी जो क्यूरी है, वो हमारे लिए कोई ऐसे नहीं कि कोई हम उसको इग्नोर करेंगे, नहीं। आपको विद इन 24 आवर्स, मैं गारंटी देता हूँ, विद इन 24 आवर्स आपको आपके कमेंट का, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ सीरीज के पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ।